अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज रूम के साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाक पतन आराजी केस की, जिसमें नवाज शरीफ का ये कहना है कि जीआईटी ना बनाई जाए। क्या मियां साहब जीआईटी से इतने खौफजदा हो गए हैं कि अब कोई भी तहकीकाती कमेटी पर वो एतबार कर ही नहीं रहे। साथ ही साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ एहतसाब अदालतों के चक्कर लगाते अभी थके नहीं हैं कि कल के रोज मॉडल टाउन केस समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है और 14 शहदा इंसाफ के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ और हुकूमत दोनों के खिलाफ एक साथी महाज शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ के लिए उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे लिए जो एहतसाब का अमल नवाज शरीफ लाए थे, आज खुद उसका शिकार हो गए हैं। और हुकूमत के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना यह है कि अगर आप हमें जेल में भेजेंगे तो कल आने वाली हुकूमत आपको भी जेल भेज सकती है। कारमा लेसन उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम जिक्र करेंगे वजीर खजाना असद उमर का, जिनका कहना है कि मुल्क की मईशत बिल्कुल सही है। ओके की रिपोर्ट है, कितना सच है कितना फसाना है, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस की, जो कहते हैं जो भी इंसाफ के लिए खड़ा होता है हुकूमत उसको घर वापस भिजवा देती है। तो हमारे मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। आरिफ हमीद भट्टी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और जफर हिलाली साहब सीनियर तज्जियाकार भी हमारा साथ देंगे, जबकि सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और रमेश कुमार साहब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में वो ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आरिफ हमीद भट्टी से। आरिफ साहब फरमाएगा, क्या नवाज शरीफ पैनामा जीआईटी को नहीं भूल पा रहे? इस कदर जीआईटी ने उनको फोबिया का शिकार कर दिया है कि अब वो चाहते ही नहीं कि कोई जीआईटी उनके खिलाफ बने? मदिया, एक तो आपको मुबारक, आपने प्रोग्राम शुरू किया, अल्लाह ताला कामयाब करे। थैंक यू। आमीन। दरअसल नवाज शरीफ जीआईटी को तो नहीं भूल पा रहे, अपने माजी उनको डरा रहा है। माजी में अब उन्हें जस्टिस कयूम नहीं मिल रहा टेलीफोन करने के लिए, सैफुर रहमान चेयरमैन नहीं मिल रहा नैब में। कोई भी शख्स किसी से नहीं डरता सिवाय अपने माजी और हाल से जो उसने करतूत किए हो। खुद ही जब पनामा इशू आया तो उन्होंने कहा ये है वो ज़राए कौम से ख़िताब करते हुए कौमी असम्बली में उनकी बेटी ने, उनके बच्चों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे है ये है। तो जैसे जैसे कोई अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं और हक़ाइक़ की तलाश में चलते हैं तो फिर हक़ाइक़ को खरीदते हुए कुछ लोगों पर लगी हुई स्याही मिटना शुरू हो जाती है और असल चेहरे चाहे मसक़शुदा हों नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है माजी में जैसे जीआईटी बनी उसमें नवाज शरीफ साहब को बारहा मौका दिया गया कि मनी ट्रेल दे दें, पैसे किस तरह गए कैसे गए। एक इस पाक पत्थर वाले इशू पे भी उन्हें वही खौफनाक अंजाम लग रहा है। जब माजी में आज जिस शख्स ने खुद चोरी की हो और उसे कोई पूछे कि आपने चोरी तो नहीं की, उसके अंदर का खौफ उसने मलामत दे करता है। मेरा ख्याल नवाज शरीफ का यही खौफ है कि कहीं ये केस पहले 2-3 रेफरेंस नैब में चल रहे हैं, अगर चौथा ये खुल गया, पाँचवा वो खुल गया सानिया मॉडल टाउन, तो उनमें हक़ाइक़ आएंगे और हर हक़ाइक़ के पीछे नवाज शरीफ हुकूमत होगी जिसमें उनको फेस करना मुश्किल नज़र आ रहा है। बिल्कुल, माजी तो ट्रिगर कर रहा है, साथ ही साथ हमें ये लग रहा है कि नवाज शरीफ की यादाश्त भी कुछ कमज़ोर हो गई है। एजाजुल हक साहब, ख़ानदानी कारोबार के हवाले से क़याम पाकिस्तान से पहले का हिसाब देने वाले नवाज शरीफ, आपको लगता है कि उनकी यादाश्त अब कमज़ोर हो गई है? यादाश्त तो मालूम नहीं कमज़ोर हुई है कि नहीं, शायद एक उम्र के साथ जो है वो आप बहुत माजी में कभी चले जाते हैं और कभी आप हाल को करीब जो होता है उसको भूल जाते हैं। मसला ये हुआ है कि जो पहली जीआईटी बनी थी उसको बहुत लाइट लिया गया असल में, और उसको इतना वो तवज्जो नहीं दी गई उसके ऊपर। समझा कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर माजी के अंदर होता है इसी तरह से ये भी जीआईटी बन जाएगी। हम जो बोलेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, हम जो बोलेंगे जीआईटी के सामने वो काबिल कबूल होगा, और इसलिए फिर वो आपने ऐसी चीज़ें लाकर सामने रख दी जिन पे बाद में आपको पछताना पड़ा और जिसको आप साबित ना कर सके। जैसे कि आप देखें, उसका था कतरी ख़त था जिसे अब उन्होंने कह दिया कि जनाब हम इसे मतलब मानते ही नहीं है, या और ऐसी चीज़ें थी कि कहाँ से पैसा दुबई से चल के सऊदी अरेबिया गया और फिर वहाँ से कतर पहुँच गया, या कतर से आया और वो सऊदी अरेबिया पहुँच गया। तो ये चीज़ें थी कि अगर उस वक्त उसको सीरियसली लिया जाता और सही कानूनी जो है वो मुशावरत होती तो मैं समझता हूँ इतना उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। लेकिन ये जो पाकपटन वाला मामला है ये मेरी समझ में अभी तक खुद नहीं आया, क्योंकि मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या इसके बैकग्राउंड है। 30 साल पहले अगर कुछ चीज़ अगर ऐसे
चीफ मिनिस्टर अनाउंस की थी, जिसमें उनका अपना कोई मुफाद नहीं था, तो फिर तो ये इतना बड़ा केस नहीं बनता। अगर आपने 30 साल पहले कोई चीज एजाज साहब, कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं कि एक एक चीज रिकॉर्ड पर है, क्योंकि नवाज शरीफ बार बार आज के रोज अदालत में ये कहते रहे कि उनको सही से याद नहीं आ रहा, वो सही से रिकॉल नहीं कर पा रहे, 32 साल पुराना केस है, और अदालत बार बार ये रिमार्क्स देती रही कि सब कुछ रिकॉर्ड पर है, जब तहकीकात होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जफर हिलाली साहब, आप फरमाएगा, नवाज शरीफ जो कह रहे हैं कि 32 साल हो गए, अब मुझे याद ही नहीं कि मैंने इस किस्म के अहकाम दिए भी थे या नहीं, इस किस्म के एक्सक्यूजेज आपको लगता है नवाज शरीफ को बचा लेंगे अब, क्योंकि अगर हर चीज रिकॉर्ड पर है? देखिए, उन्होंने ये सिर्फ नहीं कहा, उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरे सेक्रेटरी से पूछो, शायद उसने किया होगा। जी, वो हयात है। बड़ी बुज़दिल चीज़ है कहने के लिए, ये तो बहुत ही बुज़दिल चीज़ है। क्या समझते हैं कि सेक्रेटरी खुद एक ऑर्डर पास करके 6000 एकड़ इधर से उधर कर दिया? आई मीन लुक एट इट। देखिए, मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर का, स्पेशल सेक्रेटरी रह चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर का, और बहुत सारे ऑर्डर्स उसके होते हैं प्राइम मिनिस्टर के जिसको वर्बल होते थे, ऑरल ऑर्डर्स होते थे, मगर उसका एक तरीका होता है। जब प्राइम मिनिस्टर कहती है हाँ ये कर दो, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं वापस जाता हूँ और मैं लिखता हूँ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन प्लीज टू डायरेक्ट। वो डायराइज होता है, फिर वो डायराइज होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर और मिनिस्ट्री जो भी है उनको जाता है, तो ये रिकॉर्ड पे होता है। और वो प्राइम मिनिस्टर अपने कागजात में फिर भी देख सकते हैं कि वो ये ऑर्डर उनका चले गया है। तो मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब को ये कहना कि 6000 एकड़ उनको पता याद ही नहीं है, और ये कहना कि उनका सेक्रेटरी, जो मैं कोई समझता हूँ बड़ा कॉम्पिटेंट CSP ऑफिसर था, मैं उसको जानता हूँ। रमेश साहब, आप बताइएगा, मॉडल टाउन के समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, नवाज शरीफ को किसी भी GIT पर कोई? मैं आज कोर्ट में मौजूद था। आज मेरा हिंदू प्रॉपर्टी का केस लगा हुआ था, और बहुत दिलचस्प ये केस था पाक पतन वाला। एक तो चीज़ ये कि 14,000 केनाल ज़मीन है ये। एक देखिए, औकाफ की ज़मीन, एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी की ज़मीन, ये बेची नहीं जाती है, इवन केयर टेकर भी नहीं बेच सकता। हुआ ये है कि ये सेक्रेटरी ने, जो सेक्रेटरी औकाफ है, उसने कहा है कि ये औकाफ की ज़मीन है और लिहाजा हम ये किसी को नहीं दे सकते। फिर जो है सिविल जज के पास वही पार्टी गई है कि भाई हमने ये चीफ मिनिस्टर डायरेक्टिव्स हैं और इस वजह से हम ये लेना चाहते हैं। फिर वो वहाँ पे सिविल जज ने भी जो है वो उसको औकाफ डिक्लेयर किया है ज़मीन को, कि वो ज़मीन नहीं जा सकती। दोनों के बाद फिर वो हाई कोर्ट में आई है, हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये औकाफ की ज़मीन है, ये नहीं जा सकती। उसके बाद सेक्रेटरी को कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से कि ये समरी मूव करें। वो समरी आती है, समरी मूव के ऊपर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो CM है, वो कहता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैज सीन दिस समरी एंड हैज डिजायर्ड द नोटिफिकेशन ऑफ दिस प्लॉट फॉर द औकाफ डिक्लेरेशन हैज बीन कैंसिल्ड। मतलब वो उसको कैंसिल किया जाता है। अब 3, एक सेक्रेटरी, एक सिविल जज और एक हाई कोर्ट, तीनों का जो जस्टिस जो डिसीजन था उसको नल एंड वाइड किया जाता है। नल एंड वाइड करने के बाद फिर उसको प्रॉपर्टी दी जाती है। चीफ जस्टिस ने मियां साहब से ये पूछा कि आज आप मुझे ये बताएं, आप 3 बार प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, 3 मरतबा आप चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, आप एक तजर्बे का बंदे हैं, आप खुद मुनसिफ होकर बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि सेक्रेटरी भी आपको बता रहा है कि जिसने औकाफ की ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, सिविल जज भी बताता है, हाई कोर्ट भी बताता है, और ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसी वक्त से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और आप इस चीज को जो डी नोटिफाई करते हैं, ये औकाफ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है, ये आप इसको दें। ये कैसे हो सकता है? और वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय होके बिकती गई। अगर आप 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर, 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर, आप खुद मुंसिफ बन जाएं, या तो आप खुद मुंसिफ बन जाएं या मैं इसके ऊपर GIT बना दूं, जिसके ऊपर मियां साहब ने कहा कि GIT का मुझे एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है, आप GIT नहीं बनाए, आप और कुछ। तो फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा, चीफ जस्टिस से एजाजुल हसन साहब थे और फैसल अरब थे, उन्होंने कहा कि मियां साहब, जब आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितनी भी समरियां आती है, हर समरी के ऊपर चीफ मिनिस्टर हैज सीन एंड हैव डिजायर्ड दिस, चीफ एग्जीक्यूटिव हैज डिजायर्ड। इसका मतलब यह कि आप अगर कहते हैं कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, मुझे याद नहीं है,
तो मुझे बताएं ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन रमेश कि साहब, यहाँ तो आपकी नवाज शरीफ की याददाश्त का भी 14,000 मसला आ रहा है और फिर 14,000 उनको एकड़ जीआईटी पे एतमाद भी नहीं है। नैब को भी वो यही समझते हैं कि वो यकतरफा कार्रवाई तो करती फिर है। एक ऑप्शन दिया गया मदिया, एक ऑप्शन दिया गया मियां नवाज शरीफ को चीफ जस्टिस की तरफ से कि मुझे बताएं कि अगर आप जीआईटी से इतने खफा हैं तो क्या इसको मैं नैब की तरफ रेफर करूं, इसको मैं एफआईए की तरफ रेफर करूं, इसको मैं एंटी करप्शन की तरफ करूं, इसको मैं प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमेटी की तरफ रेफर करूं, इसको मैं हाई कोर्ट की तरफ रेफर करूं, या इसको मैं सीएमआईटी की तरफ किसके मैं रेफर करूं? आप मुझे खुद बताएं। तो फिर बैरिस्टर जफरला ने उसको इंटरफेयर करने की कोशिश की, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये बैरिस्टर जफरला इसने ये नहीं सियासत का राह नहीं ये रहा। तो मैं समझता हूं ये केस जो है, मैंने फिर इसके, क्योंकि मेरा हिंदू प्रॉपर्टी का केस लगा हुआ था, मैंने इसकी स्टडी की और ये इस किस्म की एक प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ऐसी सारी प्रॉपर्टी है जो मुख्तलिफ चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुख्तलिफ टाइम पे ये औकाफ की प्रॉपर्टियां और रेवेन्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टियां, बिल्कुल रमेश साहब, जो 7 ये दिन का वक्त तो दिया गया है ना नवाज शरीफ को कि वो बताएं कि वो किस किस्म की ये जो हुए तहकीकात अब एक हफ्ते की जो डेट पड़ी है, अब मियां साहब या तो खुद उसका बताएं कि भाई अगर आपने नहीं देखी है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो आपका सेक्रेटरी था उसने अगर आपको नहीं बताया आप वो बताएं। अगर वो बताता है तो सेक्रेटरी खुद आके बताएगा कि ये जितने भी काम थे, जैसे फवाद आज बता रहा है, तो वो सेक्रेटरी आके बताएगा कि ये सारी चीजें जो है वो मैं मियां साहब को बताता था। तो वहां पे भी गलत बयानी हो जाती है। मीडिया वाले भी खड़े थे, मियां साहब के लिए निकलना क्योंकि सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई भी है और मैं एक नहीं एक चीज की समझता कि तहकीकात इसमें होगी। से आपसे सवाल करूंगी आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप बताएगा कि मियां साहब तो घबराए हुए हैं, जीआईटी के नाम से एतमाद वो किसी भी तहकीकाती कमेटी पर करते नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन क्या लेफ्ट है? अब 7 दिन का वक्त है, किससे तहकीकात कराएंगे मियां साहब? गुजारिश ये है, वो घबराए नहीं, बड़े तहकीकात का नहीं, समझदार हफ्ते में डिसीजन है। देना है। पता है कि आप खुद बताएं कि किसके पास जाएं। अच्छा, मैं अर्ज कर रमेश दूं, साहब, रमेश साहब अगर खामोश हो जाए तो मैं अर्ज कर दूं। जी जी आरिफ साहब आप बताएं। वो घबराए हुए हैं, फैक्ट्स उनको पता है उन्होंने क्या किया है। मैं एक अर्ज करने लगूं, अगर आप मुझे पूछें कि 30 साल पहले 4 दिसंबर को मैंने कौन से कपड़े पहने थे तो वो शायद मुझे भी ना याद हो, लेकिन मैं मियां साहब की एक गुजारिश अर्ज करता हूं, जो ये लीजिंग का काम होता है ना, जो अरबों रुपए की ज़मीन देती हैं, 6,000 एकड़ है या 14,000 एकड़ है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसकी एक समरी मूव होती है, मुख्तलिफ जगहों पर जाती है। और जैसे अभी रमेश साहब ने फरमाया, ये सिविल में गया, हाई कोर्ट में गया, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पता है, उन्होंने साइन किए हुए हैं। ये कोई वो ये नहीं था कि कुड़ियों मुंडियों वंडी की चीज लाए जो जिसका रिकॉर्ड नहीं है। लीज पे जब कोई भी चीज आप किसी को देते हैं, औकाफ की हो, किसी की हो, हिंदू ट्रस्ट की हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो सदियों चलती है, सालों नहीं सदियों चलती है। 90 साल की जो लीज होती है तो 90 साल बाद भी उसका रिकॉर्ड होता है, इस डेट को इस अथॉरिटी ने इसने अप्रूव किया था। इनफैक्ट 30 साल पहले मियां साहब तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान में जुडिशली इतनी इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि वो मुल्क के वजीर आजम को बुला के पूछेगी कि सर आप पर ये एलिगेशन है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है कि उसके तहत अमेंडमेंट करके सज्जद दलाल को कहा जाए कि ये पाक पट्टर वाली जमीन जो लीज पे दी है इसकी इंक्वायरी करके आप बताएं। अगर अमेंडमेंट कोई कानून कर सकती है, असम्बली के एमएनए बड़े बाख्तियार होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कानूनी इस इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के अदारों से ही करवाना होगी। जीआईटी ले ले, एंटी करप्शन ले ले, नैब ले ले या कोई भी ले ले, लेकिन सजद जंदाल तक ये मेरा ख्याल है बात नहीं जाएगी, क्योंकि ये कायन इजाजत नहीं देता। बिल्कुल। एजाजुल हक साहब आप फरमाइएगा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल के रोज बयान देते हैं, 14,000 केनाल है। बिल्कुल, अब एहतसाब का अमल तो शुरू हो चुका और 7 दिन का वक्त है, 7 दिन के अंदर ये जो समरी मूव होती है, मैं उसका भी आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊं। रमेश साहब आप हमारे साथ ही रहिए, आपकी तरफ भी आएंगे, हम एक और अहम खबर की तरफ जाने जा रहे हैं। एजाजुल हक साहब आप फरमाएगा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल के रोज बयान देते हैं कि हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही और आज के रोज वो गुफ्तगू करते हैं तो मुकर ही जाते हैं अपने इस बयान से। तो आपको क्या लगता है कि आसिफ अली जरदारी इस किस्म की पेशगोइयां क्यों कर रहे हैं और नवाज शरीफ को कहते हैं कि नवाज शरीफ मकाफाते अमल का शिकार है, क्या मामला यही है? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब भी इस वक्त बड़े एक उसमें कैश 22 पोजीशन में जो है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ बेनामी अकाउंट्स और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात, मैं नहीं कहता कि उन्होंने किया या नहीं किया, कुछ इस तरह के परसेप्शन बना हुआ है या इल्ज़ामात लगे हुए हैं
और कुछ वो ख़ुद भी कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं फिर पकड़े जाने के बाद कैद होऊंगा, कैद होने के बाद फिर हीरो बनूंगा। तो इसलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा या उन्हें पकड़ लिया गया तो फिर हो सकता है कि ये बातें जो हैं मतलब उसको डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन को, एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं थोड़ा सा इस पर करूँगा कि वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी की जो बात की है डॉक्टर रमेश ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और ये इस बात को समझते भी हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे जो वज़ीर बना मैं मजहबी अमूर का 2004 से 2008 तक उस वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी का महकमा जो है वो मेरे नीचे था। मैं ये चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि खाली वो 30 साल पुराना केस ना देखें, कई केसेस इस किस्म के थे जिसमें कि वज़राए आज़म ने, इंटरम वज़राए आज़म ने भी जो है बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी हथिया ली है जो कि रिकवर हो सकती है और उसकी फाइलें आज भी वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऑफिस के अंदर मौजूद है। मैं नाम किसी का नहीं लेता कि बात होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बहुत गलत इस्तेमाल किया गया। इसकी हज़ारों मुरब्बे ज़मीन जो है वो लीज़ पे अलॉट कर दी गई अपने चहीतों को, जो आज तक कौड़ियों के भाव यानी कि उसकी लीज़ पेमेंट कर रहे हैं और कईयों ने उस पर कब्ज़े कर लिए हैं, कईयों ने उस पर कंस्ट्रक्शन कर ली है, उसको कमर्शियल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सामने रखनी चाहिए क्योंकि ये वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी है और इसको बेच नहीं सकते हम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत और नवाज दोनों को एक ही तीर के निशाने पर रख लिया। इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। रमेश कुमार साहब, आप फरमाएगा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मियां साहब ने मुखालिफिन के लिए एहतसाब का कानून लेकर आए और आज वो खुद इसी का शिकार हुए, और हुकूमत के लिए भी वो कहते हैं कि अगर आप हमें जेल में डालेंगे तो कल आने वाली हुकूमत आपको भी जेल में डाल सकती है। ये कारमा के लेसन क्यों दे रहे हैं साबिक सदर? पहली चीज़ तो ये कि मियां साहब 1999 में जब नैब का कानून उन्होंने बनाया मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सका और फ़ौरन ही मियां परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आ गई। मगर जब 2008 से 2013 और 2013 से 2018 का जो मुकमुका का जो सिस्टम चला मेसा के जमहूरियत के बहाने के ऊपर, उन दोनों हुकूमतों ने, और ये मैं हमेशा कहता था क्योंकि मेरा शहबाज शरीफ से लिंक था, शहबाज शरीफ को मैंने कहा आपके वायदे कहाँ गए? आप कहते कि हम घसीटेंगे, हम ये करेंगे। ये दिन दिहाड़े जो करप्शन चल रही है ये मफाहमत मफादात के नाम पे नहीं होनी चाहिए। मफाहमत होनी चाहिए पाकिस्तान के नाम पे होनी चाहिए, मफाहमत अवाम के मसलों के नाम पे होनी चाहिए, मफाहमत लेजिस्लेशन के नाम पे होनी चाहिए। मगर मफाहमत अगर मफादात के नाम पे होगी तो ये कैसी सियासत? और शहबाज शरीफ और चौधरी निसार मुझसे एग्री करते थे, एजाज उल हक साहब को भी पता है इस चीज़ का। मगर मियाँ साहब ने इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जिसकी वजह से लाजमी उल्टा चरखा। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ यहाँ पे ही है, जो लोग कहते हैं कि बाद में हिसाब होता है, जब जो बादशाह उसके नीचे जो प्रजा अगर खुश नहीं होती है, माना अवाम अगर खुश नहीं होती तो उसकी बददुआएं भी बहुत लगती हैं। यहाँ पे अवामी मसले मसाइल को छोड़ के सिर्फ अपनी ऐश-आराम की जब सोचा जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। मैं समझता हूँ कि माजी के दोनों जो अदवार रहे और उसके दौरान अवाम को उन चीज़ों को, अवाम को टेम्पररी बिल्कुल बेनिफिट दिया गया, अपने बारे में सोचा गया मगर पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा गया। आज की हुकूमत की पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान है, फिर अवामें खुद बाद में आती हैं। मैं समझता हूं आपने कल भी जो सहाफ़ियों के साथ जो खान साहब का जो एक बोल्ड जो है वो इंटरव्यू देखा, बहुत चंद पार्लियामेंटेरियन होते हैं जो इस तरीके से, जो खुले डुले होते हैं, जो अंदर से साफ होते हैं, जो इस तरीके से बात करते हैं। जरदारी साहब अगर इंटेंशन उसका ये है कि मैं डाइवर्ट कर देता हूं अवाम को, मीडिया को, कि वो JIT की बात नहीं करें, सिंध गवर्नमेंट की नाअहली की बात नहीं करें, ये कराची के एनक्रोचमेंट की बात नहीं करें, ये थरपारकर के अंदर थर्ड ड्रॉट की बात नहीं करें कि थर के बच्चे जो है वो कैसे हमात हो रहे हैं, तो ये उनकी भूल है कि लोग, मीडिया, अवाम उन चीज़ों को भूल के, जफ़र हिलाली और आरिफ हमीद भट्टी साहब उनको उन चीज़ों को भूल के और वो उस आसिफ जरदारी साहब की बात को जो फोकस करेंगे
वो वक्त चला गया। लोग अब ट्रांसपेरेंसी की तरफ से जाना चाहते हैं, लोग अब ट्रांसपेरेंसी पर बिलीव करते हैं और यही देखना चाहते हैं। जफर साहब, आप फरमाएगा, हमें एक चीज से खतरा है कि अगर हमने अपनी पॉलिसी को सही नहीं किया, अगर हमने अपनी पॉलिसी को सही नहीं किया, अगर हमने राइट डायरेक्शन के ऊपर सियासत नहीं की, अगर हमने अपने मैनिफेस्टो को सही इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये सारी चीजें इशू हमारे होंगी। अपोजिशन से हमें नहीं पहले खतरा था, नहीं अभी हमें खतरा है। ठीक है। जफर साहब, आप फरमाएगा कि आसिफ अली जरदारी बार-बार अपने खिलाफ बनने वाले मुकदमात को हुकूमत को नवाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो क्या वाकई नवाज शरीफ ने तमाम मुकदमात बनाए हैं आसिफ अली जरदारी के खिलाफ? उन चीजों के रिड्रेसल की तरफ हम जाएंगे। नहीं, रमेश साहब आपकी तरफ भी आएंगे, अभी जफर साहब जवाब देंगे। जरदारी साहब इज हिज ओन वर्स्ट एनिमी। कोई बना के कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये जेन्युइन केसेस हैं, ये जेन्युइन एविडेंस आया है। मगर मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि उनका टैक्टिक और स्ट्रेटजी जरदारी साहब का ये है इस वक्त कि जितने इदारे हैं जो उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, FIA, पुलिस, वो गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो अगर वो गवर्नमेंट को प्रेशर में लाएं किसी तरीके से, और कुछ लोग कहते हैं कि अब सिंध कार्ड भी खेलने वाले हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद उन पे जो प्रेशर है वो कम हो जाए। इट्स अ पॉलिटिकल मूव जो मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। दो छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इजाजुल हक साहब ने कह के कि ये फाइलों में क्या क्या निकलेगा, अब तो लगता है उधर आग लगने वाला है। इजाज साहब, आपने तो सेटअप कर दिया है वो फाइल्स को, वो डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल में कुछ दिनों में आग लग जाएगा। दूसरी बात आपको फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ, वैक्यूई प्रॉपर्टी जो है, पहले दिन से पाकिस्तान जिस दिन से बना है, करप्शन इवैक्यूई प्रॉपर्टी से शुरू हुआ है। और मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान में, गवर्नर्स रह चुके हैं जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी आज तक उनके पास है ऑन झूठे डिक्लेरेशंस। इसलिए कि हम लोग जो हिंदुस्तान से आए थे, हमें पता है कि कौन कैसे प्रॉपर्टी लिया, हालांकि हिंदुस्तान में उनके पास कुछ नहीं था, मगर डिक्लेयर करके, झूठ बोल के। तो करप्शन पाकिस्तान स्टार्ट्स विद इवैक्यूई प्रॉपर्टी। बिल्कुल, हुकूमत किस किस्म का एहतसाब का अमल ला रही है, इस पर भी हम प्रोग्राम के आगे जाकर बात करेंगे। आरिफ साहब, आप फरमाएगा, साबिक सदर ने हुकूमत और नवाज शरीफ के साथ एक साथ ही महाज क्यों खोल लिया है? नहीं, सदर साहब आसिफ अली जरदारी ने किसी के साथ महाज नहीं खोला, NRO का रास्ता बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। साबिक सदर माजी में भी जेलों में रहे, वो मस्जिद में जानमत बिछाने पे जेलों में नहीं गए, रिहा हो गए, सबूत गायब हो गए, फोटो कापियाँ थी। मैं तो मिसाके जमहूरियत को मजाक जमहूरियत कहता हूँ। मिसाक जमहूरियत होती है अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए जाए, लोगों को उनके हकूक उनकी दलीज पर बजाया जाए, तालीम सेहत दी जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। एक गरीब बेबस 15-20 हज़ार लेने वाला भी बच्चा रिज़्क़े हलाल से फैमिली अपने बच्चों को पाल सके। मिसाक जमहूरियत इसको नहीं कहते कि अरबों रुपये मैंने लूटा और तुम मुझे ना पकड़ो, खरबों रुपये तुमने लूटा मैं तुम्हें ना पकड़ूं। 10 साल फिक्स मैच रहा। वही मुझे याद है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे उल्टा लटकाऊंगा, सिरे महल कहाँ गया, वो एक हकीकत थी। 600 बिलियन स्विस बैंक में कहाँ थे, वो हकीकत थी। लेकिन माजी में जब भी किसी लुटेरे की गर्दन तक हाथ जाता था तो कोई ताकतें आके NRO करा जाती थी। अब भी वो ताकतें NRO कराने की कोशिश कर रही हैं। जरदारी साहब के बारे में ये जो केस चल रहा है बेनामी, इसमें 29 केस है, उसमें ऐयान अली की भी टिकट जारी हुई, बिलावल साहब को भी पैसे गए और वो 1000 दफ़ा चक्कर लगा के पैसा बेनिफिशरी जरदारी साहब या उनकी जो मिले हैं शुगर मिले वही रही। अब वो सिर्फ हुकूमत को ये डराना चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ केस बंद कर दें तो आप 50 साल हुकूमत करें, हमें कोई गर्ज नहीं। क्या पीपल्स जनेजों पे आपने आज तक कभी करप्शन का इल्ज़ाम देखा? जिसने नहीं करप्शन की उसको नहीं खौफ होता, वो कहता मैं इंक्वायरी में जाता हूँ, मैं इनोसेंट हूँ तो क्लियर हो जाऊंगा। जरदारी साहब को पता है उन्होंने किस तरह पैसे बनाए, किस तरह बैरून ममालिक लेकर गए, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की गई, किस तरह सरकारी ज़मीन को कौड़ियों के भाव खरबों रुपये बेचा गया इस मुल्क का।
अपने घर की दीवार के साथ तो वो किसी को बैठने नहीं देते, तो मुल्क की दीवार पे अरबों रुपए में कोई कब्जा कर दे तो ये खामोश रहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनका एक प्रेशर टैक्टिस है कि हुकूमत खौफजदा होके एन और आ जाओ, इसी पे नवाज शरीफ चल रहे हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि स्पॉट फिक्सर कोशिश कर रहा है एनआरओ की, लेकिन होगा नहीं इस दफ़ा। ये मेरी असेसमेंट है। माजी में भी इस एनआरओ ने इस मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया, और आज ठीक है, ये जितने भी टैक्टिक्स हैं ये सिर्फ एनआरओ के लिए हो रहे हैं। ठीक है, आपका टेक आ गया। वजीर खजाना की मुल्की मईशत में सब अच्छा की नवीद, कितना सच है कितना फसाना, इसी पर हम बात कर लेते हैं। एजाज साहब आप फरमाइएगा, वजीर खजाना कहते हैं हैजानी कैफियत पैदा करना मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं, मईशत में बेहतरी का लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा? अब देखें, लॉलीपॉप देने के काबिल नहीं रही अब ये जो हमारी मईशत जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं। लॉलीपॉप तो तब देते कि अगर इनके हाथ में कुछ होता। मैं तो समझता हूँ इनके हाथ में है ही नहीं। ये सब डिक्टेशन है जो कि IMF की तरफ से दी जा रही है। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना कि उनके लिए अंडर कंट्रोल है, हमारे लिए अंडर कंट्रोल नहीं है। जब एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी में बोझ पड़ेगा तो उसको मालूम होगा कि डॉलर 142 पे या 140 पे ले जाने से कितनी चीज़ें जो है वो महंगाई की तरफ जाएंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखें, ये जो कुछ हो रहा है हमें इवेंचुअली ये मालूम है, और हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि ये कहें उठकर एक दिन सुबह कि जी हमने तो टीवी पे देखा कि डॉलर 142 पे चला गया, हमें तो मालूम नहीं था, स्टेट बैंक जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है। ये ऐसे चीज़ें नहीं चलती। बात ये है कि आपको एक टारगेट दिया गया है। अब उस चैलेंज को आप या तो कबूल करेंगे जी हमने IMF की जो डिमांड्स हैं उनको नहीं मानना, तो फिर आप कौम को भी इत्मीनान मिलें, और अगर आपने मानना है तो भी आप कौम को इत्मीनान मिलें। इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप कहें जनाब कि हमें एक मरी हुई, एक बूढ़ी, एक लंगड़ी लूली मीशत मिली थी, हमने उसको सीधे रास्ते पे लगाने के लिए हमें कुछ कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। उसमें एक ये है कि हम रुपये को भी डिवैल्यू करेंगे, हम सब्सिडीज़ भी वापस लेंगे, हम सस्ते पेट्रोल को महंगा भी बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब सामने आ रही है। और ये कह देना जी कि सब अच्छा है। आप देख लें स्टॉक मार्केट 1200 पॉइंट गिरी है। जो असल तस्वीर है वो 1200 पॉइंट स्टॉक मार्केट गिरी है। बिल्कुल। रमेश कुमार साहब आप फरमाएगा, वजीर खजाना कहते हैं कोई बहरान नहीं है मुल्क की मईशत में, तो क्या मुल्क माशी बहरान से निकल आया? मैं समझता हूँ 3 महीने की जो वर्किंग है असद उमर की और प्राइम मिनिस्टर की, जो चारों जो पड़ोसी मुल्कों के साथ, जो हमारे दोस्त मुल्कों के साथ जो दौरे थे वो बहुत कामयाब गए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्टेट बैंक की जो पॉलिसी होती है ये यहाँ पे नहीं, बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये स्पेस ऑटोमेटिक बनाती है और उसको कभी मैनेज नहीं किया जाता। जब मैनेज किया जाता है तब डेफिसिट बढ़ जाता है। आज देखें कि आज डेफिसिट कम हो गया, आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है कम हो गया है, और अब एक्सपोर्ट अगर जितनी बढ़ेगी तो उसका भी हमें फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। इन्फ्लेशन के ऊपर बिल्कुल फ़र्क आता है। बहुत अच्छा मुल्क होता है जिसकी इकोनॉमी मजबूत होती है, मगर 3 महीनों में उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मगर खुद मुख्तियारी के लिए अपने मुल्क को अपने पाँव पे ऊपर खड़ा करने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले होते हैं, पब्लिक पॉपुलर फैसले नहीं होते हैं। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को पहले प्रायोरिटी दी है, अवाम को बाद में प्रायोरिटी दी है। पाकिस्तान पॉपुलर फैसले किए हैं, तब आज ट्रंप को भी अगर जवाब दिया, मगर ट्रंप आज खत लिख के कहता है कि आप अफगानिस्तान में आपका रोल इंपॉर्टेंट है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ने किस तरीके से काम किया है। क्या कुछ पॉइंट्स आप भी हमारे साथ डिस्कस कर लें। आखिर मुल्क के मफाद के लिए क्या कुछ फैसले हुए हैं गरीब आवाम के लिए, मुर्गी, अंडे, देसी घी के अलावा? मदिया, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आप नया शो शुरू किया है, मगर आप बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रही हैं और आपका फ्यूचर में अच्छा देख रहा हूं। दूसरी चीज ये कि आपने जो बात की, देखें कोई ऐसे वो बात कहते हैं सिंधी में प्रोली, अगर इस तरीके से प्रोली को अंडे और मुर्गी पता नहीं कहां कहां तक पहुंचा दिया। अच्छा, वो ऐसी बातें भी कभी कभार सीरियस माहौल के अंदर आनी चाहिए जिसके अंदर हंसी मजाक का माहौल बन जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं 3 महीनों के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री, क्योंकि हर हुकूमत जो आती है, जैसे मियां साहब की हुकूमत आई उसने प्रायोरिटी पावर क्राइसिस को दी, लॉ एंड ऑर्डर को दी। इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी को दी और इकोनॉमी को दी। मैं समझता हूं इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अप टू मार्क इन्होंने काम किया है। सबसे ज्यादा अच्छी जो परफॉर्मेंस है, अच्छी जो चीज है, क्योंकि मैं
2002 से एजाजुल हक साहब की तरह हुकूमत में रहता आ रहा हूं, और ये मैं आपको बताऊं कि मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगी कि 100 डेज का जो टारगेट सेट करना। फिर दूसरा है, जब कौम या मुल्क जब उसकी लीडरशिप टारगेट अचीव करने के लिए टारगेट सेट करती है, उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहता है, उंधाई नहीं रहती है। दूसरी चीज बात की एवेक्यू के हवाले से, क्योंकि मैं बाद में नहीं होगा, मैं अभी थोड़ा सा बता दूं, 70 सालों से एवेक्यू ट्रस्ट का चेयरमैन इंडिया में मुसलमान बनता रहा है, मगर यहां पे हिंदू नहीं बना है। इस वजह से ये हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारी प्रॉपर्टियां ऐसे जो बेची गई है, ऐसे लीज पे दी गई है। अब हिंदू चेयरमैन बनेगा, क्योंकि मेरी खान साहब से कमेंटमेंट है इस हवाले से, क्या वो वक्त आ गया है। अगर आप मैसा के मदीना की बात करते हैं कि मदीना मॉडल, तो मदीना मॉडल बनना चाहिए, तो हमारा हक है, ये हमारी प्रॉपर्टियां हैं, हमें इसकी देखभाल का हक दिया जाए। हिंदू चेयरमैन बनेगा। ये पुरानी लीजेस, जैसे इस वक्त सिंध के हवाले से आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा, जो हिंदू प्रॉपर्टी के ऊपर जो वडेरू ने कब्जा किया हुआ है, गलत लीजेस दी हुई है, इस तरीके से एवेक्यू ट्रस्ट की भी जो प्रॉपर्टियां जिस तरीके से लीज दी गई हैं, सारे कैंसिल करके आप देखेंगी कि इस मुल्क को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी बात की ठीक है रमेश साहब, आपका टेक आ गया। जफर साहब, आप कहिएगा, रमेश साहब कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी हुकूमत की प्रायोरिटी पर है, और जो भी दौरे हुकूमत की जानिब से किए गए 90 रोज में 100 दिन के अंदर कामयाब रहे। तो क्या पाकिस्तान, आपको लगता है कि बैरूनी कर्जों से बाहर निकले, अब कोई जरूरत नहीं IMF की? देखिए, पहली बात तो यह है, जिस तरीके से आप बरस गई हैं बेचारे असद उमर पर, माने कि उसको आपने आउट ऑफ हैंड रिजेक्ट कर दिया है, और प्रोटीन और अंडे के बारे में मैं समझता हूँ दैट्स वेरी अनफेयर। आप क्या समझती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उठ के खड़ा होके कहेगा तबाह हो गया है, हर चीज़ तबाह हो गया है, आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे नेक्स्ट मंथ? ये तो नहीं कह सकता है ना, जाहिर है उसको ही हैज़ टू पुट अप अ शो। और मेरा अपना ख्याल में लेकिन देखिए, हम वज़ीर खजाना को तो खुद अब तक क्लियर नहीं है कि IMF के पास जाना भी है या नहीं, वो तो अभी सोच विचार में है। नहीं, वो चले गए हैं, वो IMF के साथ एग्रीमेंट भी हो गया है उनका। अब एक ही चीज का फर्क ये है कि IMF कहती है कि ये सब चीजें जो हम कहते हैं तुम करो, और तुम मान गए हो, बेसिकली तुम जल्दी करो। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं 1-2 साल में करो, वो कहते हैं नहीं, हम 2 से 4 साल में करेंगे। इस बात पे उनका फर्क है। तो अब उसके बाद आई डोंट नो, यू कैन टॉक, बात करते करते और डिफरेंसेस भी पैदा हो जाएं, मगर मैं समझता हूं लेट्स बी क्लियर कि असद उमर जैसा भी है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। इसी पर हम डिटेल से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है कि जो सच के लिए खड़ा हो हुकूमत उसको ओहदे से ही फारिग कर देती है, उसको वापस घर भेज देती है। इसी पर हम बात करते हैं। एजाजुल हक साहब, आप फरमाएगा, क्या हुकूमत एहतसाब के दोहरे मयार पर है? देखिए, हुकूमत, मैं नहीं समझता कि उनका एक जो स्लोगन था या जिस तब्दीली को वो कहकर हुकूमत में आए थे, वो ये था कि करप्शन से पाक निज़ाम को लेकर आना है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत के पास इस बात पे तमाम जमातों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा कि वो इस अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम में तब्दीली अगर ले आएँ और इसको अगर इम्पार्शल और ट्रांसपेरेंट कर दें, इसको अगर पार्लियामेंट से बालातर कर दें, इसमें से अगर अपोजिशन और हुकूमत का रोल निकाल दें, ताकि फिर ये ना हो कि एक दूसरे को जो है वो सेव करते रहें, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर अगर एहतसाब के निज़ाम पे या चेयरमैन को लगाएगी तो फिर उनका एहतसाब तो होगा नहीं, और एक जुडिशल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बन जाए इस मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान का एक विजन था जो मुझे नज़र आ रहा था कि जो वो चाह रहे हैं करना, कि ऑटोनमस बॉडीज़ हों, ख़ुद काम करें, किसी की पॉलिटिकल मुदाखलत उनके अंदर ना हो, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो नैब है, चाहे वो एंटी करप्शन के अदारे हैं। तो ये एक मौका है उनके पास। लेकिन ये है कि जब आपका एक टीम वर्क होता है ये, और आपके टीम में अगर ऐसे लोग हैं जो कि ख़ुद चाहते हैं कि उन पे कहीं नैब या करप्शन का इल्ज़ाम ना लग जाए या वो ना पकड़े जाएं, तो वो फिर आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। और यही इसी उसमें दो राय जो है अभी सामने आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कमिटमेंट के साथ अगर
हुकूमत चलेगी और वो चाहेगी कि हमने इसको करप्शन से पाक करना है इस मुल्क को, तो मैं समझता हूँ अगर ऊपर से लीडरशिप ही एक अच्छा इकदाम सामने रख दे तो फिर नीचे वालों के लिए भी ज़रा मुश्किल हो जाता है करप्शन करना। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है हुकूमत के लिए, और मैं समझता हूँ अगले 100 दिनों के लिए इनको एक ये टारगेट देना चाहिए कि हम करप्शन से किस तरह इस निज़ाम को बाहर निकालेंगे। ठीक है आरिफ साहब, आप फरमाएगा, कल वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बनी गाला का जो घर है उसकी तामीर को जायज़ करार दिया है। पीएम अपने घर को रेगुलाइज कराने में आखिर देर क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, उनके कहने से तो जायज़ नहीं होगा। जायज़ तो होगा जब आप कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी। अभी जो आपने इससे पहले आपने जिक्र किया कि माशियत ठीक है, फिनांस मिनिस्टर कहते हैं नहीं, आपकी माशियत, आपकी इकानमी दलदल के नीचे फंस चुकी है माजी की करप्ट हुकूमतों की वजह से, जिसकी वजह से इमरान खान साहब खुद फरमाते थे मुझे शर्म आती है जब हुक्मरान जाके मांगे, मैं खुदकशी कर लूँगा, लेकिन बहालत मजबूरी जाना पड़ा, इसके बाद चॉइस कोई नहीं थी। माशियत तबाह है, आपकी इकानमी तबाह है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, बिजनेस ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आवाम से सच ज़रूर बोलना होगा कि हमने IMF की बातें मान ली है और हम थोड़ा सा बेवकूफ़ और बना रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें कितनी कम हुई और आपने 2 रुपये कम किया है। वह हालत मजबूरी कौम को करने के लिए करते हैं। देखे रमेश साहब ने कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारे लिए अहम है। भाई पाकिस्तान बिल्डिंग है या खंडरात का नाम नहीं है, अवाम का नाम है। पहले तो आप ये बताएं 20 करोड़ अवाम के लिए आपने जब से तशरीफ़ लाए हैं क्या बेहतरी की, तालीम के लिए शुरू की, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगी, सेहत के लिए क्या की, इंसाफ के क्या की, आपको अब डिसीजन लेने होंगे खान साहब। हाँ, एहतसाब पे मुझे भी डाउट है। इलेक्शन से पहले अगर आप हिस्ट्री निकाल लें 25 जुलाई से पहले किस हुकूमती जमात के लोगों को भी बुलाया जा रहा था और इनके इत्तेहादी लोगों को भी बुलाया जा रहा था, अचानक वो सब गायब हो गए। भाई क्यों? एहतसाब करना तो क्रॉसली बोर्ड करे, करप्शन के खिलाफ एहतसाब करे, शख्सियात के खिलाफ ना करे, जमातों के खिलाफ ना करे, शख्सियों के खिलाफ ना करे। पाकिस्तान इसी में है, करप्शन को मिनिमाइज किया जाए, टैक्स नेटवर्क में लोगों को लाया जाए, इकानमी बेहतर की जाए, इंडस्ट्री चले, लोगों को रोज़गार मिले, और एक स्टेज आएगी कि हम फिर कर्जा लेने के लिए IMF की मिन्नतें नहीं करेंगे। फ़िलहाल मजबूरन माजी की करप्ट हुकूमतों ने हमें इस दलदल में फेंक दिया, इसे हिकमत अमली से निकालना होगा और हुकूमत को बिल्कुल अब हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। जफर साहब, नवाज शरीफ पर अगर इल्जाम लगे तो इस्तीफे का मुतालबा सामने आ जाता है। अगर मौजूदा हुकूमत के वजीर पर कोई एलिगेशंस लगें और वो साबित हो जाए कि वो गिल्टी हैं, लेकिन फिर भी इस्तीफे की कहीं कोई बात सुनाई नहीं देती, इसकी क्या आपको वजह लगती है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये इमरान खान की इनकंसिस्टेंसी है। ये जुल्फी बुखारी फॉर एग्जांपल, अगर उसके पास वो है नेशनल दूसरे मुल्क का, तो वो लड़ क्या रहा है? आई मीन व्हाट इज द केस ही इज फाइटिंग कि मैं एडवाइजर भी बन सकता हूं। भाई कानून के खिलाफ है, तुम्हें नहीं चाहते हम तो तुम हमारा एडवाइजर हो, अगर तुम किसी और मुल्क के नेशनल है, डोंट फाइट इट, एक्सेप्ट इट और जाओ। दूसरी बात, या इमरान खान उसके दूसरी बात, आपने आज तक जफर साहब आप सही से नहीं आ रही है, आपकी तरफ भी वापस आएंगे। बात कर लेते हैं इजाजुल हक साहब से। इजाज साहब, इक्तदार में आए अब हुकूमत को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अपने दोस्तों को हुकूमत नवाज रही है, तो ये अकरबा परवरी नहीं है? क्योंकि पीएम तो कहते रहे कि अकबरा परवरी को कोई फरोग नहीं दिया जाएगा। देखिए, पहले बात तो मैं जो बात कर रहा था ना, मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर भट्टी साहब ने वो एक्सप्लेन कर दी है कि आप जो भी करने जा रहे हैं, आप अवाम को एतमाद में लें इस बारे में। ये नहीं कि एक से एक जो शॉकर लगे। मैं अपनी बात को जो कर रहा था उस वक्त कि जो स्टॉक मार्केट गिरी है 1200 पॉइंट और इंटरेस्ट रेट आपने 150 बेसिस पॉइंट यानी 1.5% बढ़ाया है। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि इससे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा वो फिर एक कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो कहीं भी आप किसी मुल्क में भी देख लें 0.25 बेसिस पॉइंट या 0.5% जो है वो बढ़ाया जाता है इंटरेस्ट रेट को। कभी भी ये नहीं हुआ कि यकदम आप 1.5% बढ़ा दें। तो एक तो ये बात है जो कि मैं समझता हूँ कि मईशत के हवाले से मैं समझता हूँ असद उमर साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ये हुकूमतें जो हैं ये परसेप्शन से बनती हैं।
इकॉनमी भी और स्टॉक मार्केट भी जो है वो भी परसेप्शन से ऊपर और नीचे जाती है कि आपका हुकूमत अगर अच्छे इकदाम कर रही है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, अगर आप देख रहे हैं कि डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि और कुछ नहीं तो पार्लियामेंट में, मैंने ये पहले कहा था कि ये जो 100 दिन पूरे करने का जो प्रोग्राम इमरान खान साहब ने कन्वेंशन सेंटर में किया था, उनको चाहिए था कि ये कौमी असेंबली के अंदर तकरीर करते, बिल्कुल और कौम को इत्मीनान में लेते, पार्लियामेंट के नुमाइंदे जो है उनको इत्मीनान में लेते। देखिए, ये एजाज साहब ने दो बातें की हैं। एक तो बड़ा अच्छा बात किया है उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे। दूसरी बात, स्टेट बैंक के बारे में इन्होंने अभी जिक्र किया। भाई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट इदारा है। मैं जानना चाहता हूं, या तो आप उनको इख्तियार दें कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकें और कम कर सके अकॉर्डिंग टू देयर रीजनिंग, अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शंस। वो समझते हैं इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो वो कम करना चाहते हैं। भाई, वो उनके पास एक पावर है, तो जब वो पावर एक्सरसाइज करते हैं हम कंप्लेन करते हैं। जब वो रुपये को ये करना चाहते हैं, डिवैल्यू करना चाहते हैं, हम कंप्लेन करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, या तो उनको इख्तियार ना दो या तो इख्तियार ले लो वापस, या जब देते हैं, जैसे अमेरिका ने फेडरल रिजर्व बैंक को इख्तियार दिया है कि इंटरेस्ट रेट वो डिटरमिन करने दें, करेंगे, वो करते हैं, और प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। तो पहले तो लेट्स मेक अप आवर माइंड्स। बिल्कुल, पहले जहन बनाने की जरूरत है। आप फरमाएगा आरिफ साहब, बिल्कुल, मैं सिर्फ इस पे एक छोटा सा कमेंट, मिसाल है बाबर आवान, तो इसके अलावा किसी भी वजीर से हम नहीं देखते अगर वो गिल्टी भी पाए जाएं तो इस्तीफे का मुतालबा भी सामने आए। आपको क्या वजह लगती है? देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि जुल्फी बुहारी के लिए इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी कुछ शिकवा किया। जुल्फी बुहारी की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या उसने पीटीआई के लिए कोई कुर्बानियां दी? क्या पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी? नैब में उनका केस चल रहा है, नवाज शरीफ का केस चले तो आप कहें जी पहले रिजाइन दे, क्लियर होकर वापस आए। और ऐसा आदमी जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में हो या ईसीएल में हो, उसको डालना इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी पे सवाल मार कर रहा है। मेरा ख्याल है इमरान खान को चाहिए कि सुबह फैसला करें, जिन जिन के उनके अपने नाम हैं उनके साथ भी वही सलूक हो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। आपकी इमरान खान की क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा होगा, एहतसाब पर लोगों को यकीन भी होगा। सिलेक्टेड इंसाफ हमेशा नफरत को जन्म कर देता है। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी का इशू है कि जुल्फी बुहारी इशू से उसे रिजाइन ले फौरी तौर पर, और वो नैब में जाए और जाके क्लियर हो तो वापस आए, फिर कोई फैसला करे कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, जफर साहब आपका लास्ट इन शॉर्ट कमेंट चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। डीपीओ पाकपतन को सियासी दबाव पर हटाया गया, आईजी इस्लामाबाद को भी विफाकी वजीर का फोन ना उठाने पर हटाया गया, तो किस तरह से एहतसाब का अमल करेगी हुकूमत? मैं तो समझता हूँ ये बहुत बैड प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं रह चुका हूँ सिविल सर्वेंट, मैं रह चुका हूं और मुझे पता है कि लोग कैसे हमें बुली करते हैं, किस तरीके से हमें एक लिहाज से, मैं नहीं कहता हूं फाइनेंशियली, मगर पोस्टिंग से रोकना, फेवरेटिज्म, प्रमोशन रोकना, ये ब्लैकमेल करते हैं कि तुम ये चीजें नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। मैंने देखा है ये कैसे होता है। तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग, और खास तौर इमरान खान से दिन रात ढंडोरा पीटता रहा कि मैं ये और मैं वो, और जब आप देखें इधर 3-4 ट्रांसफर्स ऐसे हो गए विच आर इनएक्सप्लिकेबल, विच सीम अनजस्ट। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम से अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं कहती हूँ बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना वक्त दिया। और अगर हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी की, अगर हुकूमत में आने से पहले बात करती रही तो इस पर अमल पैरा भी हुकूमत को होना है। अब वक्त आ चुका है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।